आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसका जो बायट-सैवर्ट्स लॉ है, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से एक है। एंड इस टॉपिक को आज इस वीडियो में हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले को ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे। एंड आफ्टर दैट इस लॉ पे बेस्ड जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं उसकी डेरिवेशन, उसके डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं ट्रिक्स के साथ रिलेट करके। एंड आपको ना डेरिवेशन का नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ओके ये वाली डेरिवेशन है तो इसका स्टार्टिंग यहाँ से होने वाले है एंड इसका एंड यहाँ पे होगा। तो और डायग्राम तो आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मैं इतने अच्छे से आपको कराऊंगी ना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका डायग्राम इस टाइप का बनने वाला है। एंड फाइनली इतना ही नहीं, हम इसके साथ साथ इस टॉपिक पे बेस्ड जो भी बोर्ड एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सभी आज हम इसमें प्रिपेयर करने वाले हैं ताकि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन है वो 100% हो जाए। तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना कोई भी मत जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एंड मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका बायट-सैवर्ट लॉ होता है ना, वो बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितनी है, अब उसे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक एलिमेंट है, वायर है मान लो, एंड इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ है DL। तो हम क्या करते हैं इस बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं पूरी बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड फिर उस छोटे एलिमेंट पर हम निकालेंगे कि उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई। तो मान लो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आई DB, ठीक है, छोटी के लिए, छोटी लेंथ के लिए छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो हमने वो निकाल ली। फिर उसका लास्ट में जाके इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट पे निकल जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो फॉर्मूला होता है वो दिखा देती हूँ, उसको ट्रिक से लर्न करवा देती हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन कराऊंगी। तो इससे क्या होगा ना, इस फ्लो में जब हम चलेंगे तो आपको स्टेटमेंट होगी उसे याद रखने में बहुत आसानी होगी। देखो इसकी आपने देखी होगी, ये जो बायट-सैवर्ट लॉ है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये होता है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, देखो मुन्ना 4π आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर का भाई है। कैसे याद रखोगे, मुन्ना 4π आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर का भाई है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला आपको याद हो गया, समझ में आ गया। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, बायट-सैवर्ट लॉ कहता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये निकालने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आई पे डिपेंड करेगी, मीन्स डायरेक्टली डिपेंड करेगी। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड DL स्मॉल लेंथ पर डिपेंड करेगी एंड वापस साइन थीटा पे डिपेंड करेगी। ये तो होगी डायरेक्टली डिपेंड करने की बात, इन्वर्सली डिपेंड करेगी डिस्टेंस के साथ, ठीक है। इन सबको मिलाते तो क्या बना, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बना। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते तो K आता है। अभी जो K है ना, SI यूनिट में वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4π, और इसी को ही CGS यूनिट में देखेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ से ये μ0 क्या होता है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है μ0। अब यहाँ से अगर आपको μ0 की वैल्यू निकाल लो ना तो कैसे निकालोगे, K/4π एंड जो K होता है वो 4π एज इट इज़ इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये μ0 की वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे, मुन्ना 4π आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर का भाई है, याद रहेगा। अब यहाँ पे μ0/4π कौन सी यूनिट के लिए है, SI यूनिट के लिए। CGS यूनिट के लिए बात करेंगे तो K की वैल्यू भी 1। अब ये जो आपका बायट-सैवर्ट लॉ है ना, इसके आपको स्टेटमेंट एंड इसका फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप इजीली उन्हें लिख पाओगे, क्लियर है। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन बायट-सैवर्ट लॉ के दो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। देखो बाकी सब चीज़ें सेम है दोनों में, दोनों ही सर्कुलर कोइल है और दोनों में से ही करंट फ्लो कर रहा है, और उन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है। लेकिन फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, सेकंड वाले पे निकालना है इस कोइल की एक्सिस लेनी है और उस एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, उस पर जाकर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दोनों का डिफरेंस आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब देखो हम एक एक करके बात करते हैं। देखो पहले मैं फर्स्ट वाली के लिए कराऊंगी एंड फर्स्ट वाली में जो स्टेप मैं फॉलो करूंगी ना, एग्जैक्टली वही स्टेप आपको सेकंड वाली में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। पर अभी के लिए आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि आपको क्वेश्चन देख के प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कि कौन सा वाला है, दोनों ही सेम है, बस एक के सेंटर पे निकालने, एक के एक्सिस पे निकालने। अब हम सेंटर वाले के लिए देख लेते हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए जो डायग्राम होता है ना, सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर बोला है ना, सर्कुलर कोइल, तो सर्कुलर बना लो, सर्कल शेप का ऐसा एलिमेंट बना लिया। यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है पूरे में I, और यहाँ से निकल रहा है, क्लियर है। अब ये है आपका पूरा एलिमेंट, करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी सेंटर ले लो एक एंड उसकी रेडियस ले लो,
ये रेडियस ले ली। अब इस पूरे एलिमेंट पर एक साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बजाय बायट-सैवर्ट लॉ हमें क्या कहता है कि छोटा सा एलिमेंट ले लो इस करंट एलिमेंट के ऊपर, जिसकी लेंथ ले लो dl, एंड उसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर बाद में पूरे का निकाल लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इस एलिमेंट स्मॉल dl एलिमेंट और ये r रेडियस, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब देखो बायट-सैवर्ट लॉ से आपको पता है मुन्ना 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर का भाई है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, यहाँ से हमें क्या समझ में आई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमें समझ में आ गई थी ना, तो यहाँ पे रख दो म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन में 4 पाई। अब देखो जो साइन 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे पूरा क्या बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है dB की, यानी कि इस छोटे एलिमेंट के लिए dl के लिए तो हमें समझ में आ गया इतना मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है। अब इस पूरे के लिए कैसे निकालेंगे, पूरे के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम बोल देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो dB इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रेडियस इस एलिमेंट की कोई चेंज हो रही है आपको दिख रही है, नहीं, एक बार जो होगी वो होगी, तो यानी कि आर तो बिल्कुल सेम है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी सेम है, एंड जो करंट सप्लाई हम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हमें जो टोटल निकालना है वो डीएल के लिए निकाल, इसका मतलब मैं ये बताने का मतलब क्या हुआ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये सब कॉन्स्टेंट है, तो इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, यानी कि हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। अब डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी बी की वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, एंड इस डी का इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा, देखो डी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो देखो ये तो इतनी स्मॉल लेंथ थी, अब हमें ये पूरी लेंथ चाहिए, पूरी लेंथ मतलब इसके आउटर सरफेस पे जितनी वायर लग रही है ये, वो बताओ इस सर्कल में कितनी वायर है, तो उसको निकालने के लिए हम सर्कमफेरेंस यूज़ करना पड़ेगा। जब भी हम सरफेस लेवल पे बात करते हैं ना कि इसकी सरफेस की कैलकुलेशन करनी हो तो सर्कमफेरेंस लेते हैं, इसके अंदर कितनी चीज़ है उसके लिए हम एरिया देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमें अंदर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए इसकी लेंथ पूरी बता दो, पूरी लेंथ कितनी है इस एलिमेंट की, तो इसलिए हम इसका सर्कमफेरेंस लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, क्लियर है, 2 पाई आर, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। अब जो चीज़ें कटते हैं काट दो, वही वैल्यू हो जाएगी आपकी बी की। क्या समझ में आ गया। तो बस ये वाला जो हमने निकाली है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो ये काटना है आपको, पूरे एंड स्टेप तक पहुंचना है, पर मेन चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपने किसके लिए निकाला है, सेंटर वाले के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर, एक पॉइंट लेंगे और फिर उस पर निकालेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, तो चलो वो देख लेते हैं। तो अभी तक जो हम देख रहे थे ना, वो जो सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट था उसको हम सामने से देख रहे थे, तो पूरा सर्कल दिख रहा था हमें। ठीक है, अब जब क्योंकि हमें इस वाले में एक्सिस पर निकालना है, तो एक्सिस के लिए हमें जो थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा ताकि हम उसकी एक्सिस देख सकें। तो खड़ा करेंगे ना तो उसकी शेप कुछ हमें ऐसी दिखेगी, समझ में आ गया। अब इस सर्कल के जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इससे एक रेडियस निकाल दो, और इस रेडियस इस एक्सिस पर एक पॉइंट ले लो P, यानी कि अब हमें इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसका देख लो कि इसकी रेडियस कितनी है, मान लो A है, और ये जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लो, किस पॉइंट पर मान रहे हैं, C पॉइंट पर। ठीक है, अब ये जो C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, C से लेके P तक, C क्या है, करंट एलिमेंट के ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले ली हमने, DL लेंथ, समझ रहे हो ना, जैसे हम हमेशा लेते आए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ना थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, देखो सुनो, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है किधर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, हमेशा करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो है CP, इस लाइन के परपेंडिकुलर जाती है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगी, देखो बाकी सब भूल जाओ, ये लाइन है आपकी, सिर्फ इस पर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है हमें, तो इस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या दिखा रही है, DB की डायरेक्शन को दिखा रहा है, समझ में आ गई बात। अब ये जो DB है, इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना, मीन्स उसकी वैल्यू निकालनी है। मैग्नीट्यूड जब भी बोलो यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप डायरेक्टली, क्योंकि लाइन इधर जा रही है अब, तो इस DB के लिए डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आपको इसके कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक एंगल बनाना पड़ेगा कॉम्पोनेंट्स के लिए। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस पर बना दिया फाई एंगल, और जो लाइन है ना इसको मैंने y एंड y डैश बोल दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी भी चीज़ को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम DB को डिवाइड कर रहे हैं कंपोनेंट में, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा कोस थीटा
थीटा या फाई जो भी आपने लिया हो, यहाँ पे फाई लिया तो फाई बोल दो, एंड एक होता है साइन फाई। अब देखो आपको सोचना पड़ेगा कि कोस फाई किस डायरेक्शन में लाई करेगा, साइन फाई किस डायरेक्शन में लाई करेगा। तो कोस फाई हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाई करता है और साइन फाई हमेशा वर्टिकल या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो हमें कैसे पता कि कौन सी हॉरिजॉन्टल है कौन सी वर्टिकल है, तो फाई एंगल देखना पड़ेगा उसके लिए हमें कि फाई एंगल किसके साथ बन रहा है। फाई एंगल बन रहा है इस वाई लाइन के साथ, तो ये वाई लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इसी पे ही इस डीबी का जो कोस फाई वाला कंपोनेंट होगा इस वाली लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि डीबी कोस फाई इस वाई पी वाई लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब जो साइन फाई है वो किधर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज पी, ये जो एक्सिस वाली लाइन है ना इसी पर, यानी डी बी साइन फाई। क्लियर है। अब हमें ना इसी के ही जस्ट ऑपोजिट एक और छोटा एलिमेंट ले लो, इस पॉइंट को बोल दो डी, एंड इस पॉइंट से भी वापस ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें, यानी कि इस पॉइंट से भी हम एक और मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेते हैं इस पॉइंट पर कितना है। क्यों चेक कर रहे हैं, वो इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि जैसे इसका बना है ना ऐसे ही इसका बनेगा, फिर ये ऊपर नीचे कोस कोस वाले कट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे की डायरेक्शन में बनेंगे, तो हमें इसे दिखाना पड़ता है। समझ में आएगी। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल देती कि ये कट जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आता कैसे कटेंगे, तो इसीलिए एक और इसके जस्ट ऑपोजिट एक और एलिमेंट ले लिया डी नाम का। ठीक है, इसकी भी लेंथ वापस डी एल ही है। अब इसके लिए भी वापस मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये बना दी। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, इसके परपेंडिकुलर जो बनेगी ना डायरेक्शन उसमें आ जाएगा डी बी डैश। डी बी डैश किसके लिए है, इस डी वाले के लिए, तो यानी कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर किधर है इसकी, ये लो, ये इसकी देखो ये जो लाइन बनी है परपेंडिकुलर इस डी पी वाले लाइन के लिए बनाई है, ये वाली लाइन, और इस लाइन की डायरेक्शन इधर जा रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब इसके भी दो कंपोनेंट, एक नीचे एक इधर, तो एक इधर हो गया डी बी डैश साइन फाई और इधर हो गया डी बी डैश कोस फाई। देखो डी बी कोस फाई डी बी साइन फाई, ये डी बी डैश कोस फाई डी बी डैश साइन फाई, दो कंपोनेंट्स ले लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस पूरे एलिमेंट पे दो पॉइंट्स लिए हैं। ऐसे अगर बहुत सारे पॉइंट लेंगे जो छोटे छोटे तो और ज़्यादा निकलेंगे, और आप हर बार देखोगे कि ये आप जो कोस फाई है वो हर बार एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड जितनी भी साइन फाई होंगी वो एक साथ एक लाइन पर आती चल जाएंगी इसी एक्सिस वाली लाइन पर। समझ में आ रहा है। तो अभी जो हमारा डी बी निकलेगा, जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो कैसे निकलेगी, डी बी निकालो और उसमें साइन फाई का मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो। और फिर ये तो होगी छोटे एलिमेंट के लिए, बड़े के लिए निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। सिंपल है। एक एक करके सारे स्टेप देखो, ये तो मैंने फाइनल बता दिया, इस तरीके से करना है। एक एक करके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको डी बी पता करना है, तो डी बी कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये चीज़ें अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, सर्कुलर कोइल के लिए 90 डिग्री, तो वापस आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर म्यू नोट बाय 4 पाई, एज इट इज़ सब कुछ सेम चल रहा है अभी, तो यानी म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो गया 1, तो यानी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है, आर है यहाँ पे सी से लेके पी तक का डिस्टेंस। अब देखो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, क्योंकि देखो सी ओ पी ये ट्राइंगल ले लो। अब यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आप पाइथागोरस इजीली लगा सकते हो। सी पी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हम रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ठीक है। अब इसका करना है हमें स्क्वायर, क्योंकि तो आर था ना, आर का स्क्वायर, तो ये जगह म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका निकला है भैया, अभी आपका ये निकला है डी बी का। ऐसे ही डी बी डैश का भी निकल सकता है, उसके लिए भी वैल्यू आएगी म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा साइन थीटा में, तो यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम बना। अब देखो इसके जो कोस कंपोनेंट है आपको बोलना पड़ेगा, जो कोस फाई है वो ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट, इसलिए दे कैंसिल आउट ईच अदर, कोस फाई कैंसिल आउट ईच अदर। ये लिख दोगे आप। बचा हमारा सिर्फ साइन फाई, तो यानी कि जब आप डी बी निकालोगे ना, तो जो डी बी होगा टोटल डी बी वो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई करके हमें मिलेगा। ये टोटल बी की वैल्यू हमें इस तरीके से मिलेगी। पहले पिछले केस में हमने सिर्फ डी बी किया था और हमने इंटीग्रेट कर दिया था, तो हमें टोटल बी की वैल्यू मिल गई थी। इस बार क्या है, कंपोनेंट्स बट गए हैं, इसलिए डी बी तो चाहिए ही चाहिए, साइन फाई भी आ जाएगा क्योंकि कोस फाई इसलिए नहीं आया क्योंकि कैंसिल हो गए, और फिर जो पूरा बनाना डी बी साइन फाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपल, इतना सिंपल है।
तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे देखो डी बी तो आपको पता चल चुका है, ये आ रहा है ना। साइन फाई निकालना है, तो साइन फाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पी बाई एच होता है। अब देखो इस वाले डायग्राम में पी की वैल्यू क्या है, देखो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो सी ओ पी में। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या है, ये फाई के जो सामने वाला होता है ना, दैट इज़ योर परपेंडिकुलर, और ये जो टिल्टेड लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि ए बाय ये सी पी, तो यानी कि हो जाएगा ए बाय सी पी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस ये साइन फाई की जगह आप ये पुट कर देना। अब देखो डी बी की वैल्यू ये है, साइन फाई की वैल्यू ये है, सारी चीज़ें इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन पुट करके देख लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब मैं साइन फाई डाल रही हूँ, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो पावर्स यहाँ पावर 1 है या पावर 1/2 है, ऐड हो जाएंगी, यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये किसकी वैल्यू आई है, अभी सिर्फ डी बी की आई है। अब हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नीचे लिख देना इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो आप करोगे तो क्या आ जाएगा बी, देखो म्यू नॉट 4 पाई ये वाली चीज़ आई ए सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, जो आपको पूरे उसकी निकालने वो क्या है डी एल, तो यानी डी एल का इंटीग्रेशन होगा, डी एल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो बस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एल का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 पाई आर हो जाएगा। जब आप अपना आंसर्स लिख रहे होगे ना तो आपको प्रॉपर समझाना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए आ रही है। ठीक है, अब बस जो चीज़ें कटती हैं काट दो, बाकी आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। अब यहाँ पे जो ये देखो ये जो सर्कुलर कोइल थी इसकी रेडियस क्या ली थी हमने ए, तो यहाँ पे ना रेडियस में ए लिख देना, 2 पाई ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसे सोल्व कर लो, सिंपल, एंड आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आपको देखो मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ समझाई है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सिंपल से याद रखती हूँ कि एक्सिस है तो एक ये बना लो सर्कल, इसके सेंटर से एक एक्सिस पर पॉइंट ले लो पी, यहाँ से एक स्मॉल डी एल एलिमेंट ले लो, इसे मीट कर दो और इसका नाम है सी, ऐसे यहाँ पे ले लेना उसका नाम है डी। ठीक है, इसकी रेडियस ले लो ए, इन दोनों को इस लाइन के जो सी पी वाली लाइन है इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, इसको बोल दो डी बी। ऐसे ही इससे जो मीट करेगा ना, इससे ये जो मीट कर रही है ये देखो टोट टोट, इस पर परपेंडिकुलर लाइन बना दो एक, ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई। ठीक है, इसको बोल दो डी बी डैश। अभी इन दोनों के डी बी के डी बी डैश के दोनों के हमें कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो एक होगा कोस कॉम्पोनेंट, एक होगा साइन। कोस हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। अब क्योंकि हमने जो फाई एंगल बनाया है इस वाली लाइन के क्रॉस बनाया वाई और वाई डैश, तो इसीलिए इस वाई डायरेक्शन में हो जाएगा डी बी का कोस फाई वाला कॉम्पोनेंट। इस वाले डी बी डैश के लिए भी फाई डैश इधर बना रहे हैं, तो इसलिए इस लाइन पर हो जाएगा हमारा डी बी डैश कोस फाई, एंड इन दोनों डी बी और डी बी डैश के लिए साइन फाई इस साइड आ जाएगा, डी बी साइन फाई और डी बी डैश साइन फाई। सिंपल है। अब बस आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकाल लो, और इस बार जो बनेगा ना ये देखो ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं, बस हमें ये जितने भी फाई साइन वाले कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि पहले नॉर्मल फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में हम नॉर्मल डीबी का इंटीग्रेशन कर देते थे, लेकिन इस बार सिर्फ नॉर्मल डीबी का इंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि डीबी और साइन फाई इन दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन होगा। यहाँ साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी बाय एच करके, यहाँ पी फाई के सामने जो भी होता है ना, फाई के सामने वो होता है आपका पी, ये हो गया पी, ये हो गया एच, तो इनकी वैल्यू रख लो, साइन फाई आ जाएगा आपके पास, और डी बी आप जैसे नॉर्मल निकालते थे वो आ जाएगा। डी बी होता था म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा, और हाँ साइन थीटा जो होगा ना इस डी बी निकालते टाइम, देखो इस डी बी को निकालते टाइम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आई, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही बता दिया 90 डिग्री एंगल बनता था आपका। और यहाँ पे जो आर स्क्वायर होता था, आर क्या हो जाएगा इस बार, ये सी पी वाला हो जाएगा। और सी पी की वैल्यू क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे आप, ये ओ, ये एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स, ये है ओ ए, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ आर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन इस केस में अंडर रूट नहीं हटेगा, दोनों मिलके पावर हो जाएंगी 3/2। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ये। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। पी वाई क्यू में एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स हैं, सर्कुलर वायर है, उनका नाम है पी एंड क्यू, और ये दोनों ही वायर्स जो हैं सर्कुलर वे में और ये जो दोनों ही सर्कुलर वायर हैं इन दोनों के पास सेम रेडियस है दैट इज़ आर, और दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ आई, और इन दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन में रखा गया है इस तरीके से कि इन दोनों को का जो सेंटर है वो कॉमन आ जाए। आप यहाँ पे
आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, आपको सिंपल मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे करेंगे देखते हैं। सर्कुलर, देखो सर्कुलर लूप है एंड उसकी हमें रेडियस दे रखी है आर, करंट दे रखा है आई। फर्स्ट एप्लीकेशन जो की थी वो सर्कुलर वाले केस के लिए ही की थी। ऐसा सर्कुलर कॉइल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वो हमने निकाला था, B इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाय 2 रेडियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है, कैपिटल आर, और दो जो हमारे पास वायर्स थी दोनों की दोनों आइडेंटिकल थी, तो मान लो बी पी की वैल्यू हो गई म्यू नोट आई बाय 2 कैपिटल आर, एंड ऐसे ही बी क्यू की वैल्यू हो गई म्यू नोट आई बाय 2 कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें इन दोनों वायर्स के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बी पी का स्क्वायर बी क्यू का स्क्वायर एंड उसका अंडर रूट कर दो, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी इन दोनों की वजह से, तो उसे बोल देती हूँ बी नेट। ठीक है, अब देखो बी क्यू की वैल्यू क्या है, सॉरी बी पी की वैल्यू क्या है, म्यू नोट आई बाय 2 कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस म्यू नोट आई बाय 2 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाता है, म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 2 टू ज़ा 4 आर स्क्वायर, म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर। अब इसको पूरा रिजोल्व करेंगे ना तो ये अल्टीमेटली देखो 2 म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर, तो देखो इन सब पे तो आए स्क्वायर ना हट जाएगा इस अंडर रूट की वजह से, तो म्यू नोट आई बाय 2 आर, एंड ये जो है ना इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, म्यू नोट आई बाय अंडर रूट 2 आर। तो ये है आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट कॉमन सेंटर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम, वो निकाल सकते हैं हम टेन थीटा की हेल्प से। टेन थीटा क्या होगा, बी पी पॉइंट, पी वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्यू वायर की कितनी है, पी के लिए हमारी कितनी निकली है, म्यू नोट आई बाय 2 आर होल अपॉन म्यू नोट आई बाय 2 आर, पूरा कट जाएगा तो आंसर आया 1। अब देखो टेन थीटा, थीटा की किस वैल्यू पे टेन की वैल्यू 1 होगी, 45 पे होगी ना, यानी पाई बाय 4 इसका आंसर है। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बोला है बाइट सेवरेट लॉ को स्टेट करो, पहले उसकी स्टेटमेंट पूरी लिखनी है एंड उसके बाद वो जो बी की वैल्यू आती है इस लॉ के अकॉर्डिंग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। एंड इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर है ये वाला न्यूमेरिकल, कि दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल हैं पी एंड क्यू, दोनों कॉइल की सर्कुलर कॉइल की रेडियस गिवन है एंड इस बार करंट जो है ना उनकी वैल्यू गिवन है वो भी डिफरेंट, फर्स्ट वाले की है 1 एम्पियर एंड सेकेंड वाले की √3 एम्पियर, एंड दोनों को कंसेंट्रिकली परपेंडिकुलर रखा गया है एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन में। इस बार भी आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल का देख लेते हैं कैसे करेंगे। इस बार देखो करंट की I1 एंड I2 ये दोनों चीज़ें गिवन है दोनों कॉइल्स के लिए, रेडियस है R, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाय 2R। जब हम, ये तो है नॉर्मल, ठीक है, अब हम P के लिए निकाल रहे हैं, एक बार हम Q के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो P के लिए क्या हो जाएगी, म्यू नोट आई की वैल्यू क्या है, I1 1 एम्पियर एंड 2R एज इट इज़, क्योंकि R तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, अब Q के लिए निकालेंगे तो म्यू नोट इंटू ये हो जाएगा √3 गिवन है ना बाय 2R। अब जब हम नेट निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को स्क्वायर करो एंड ऐड कर दो, तो यहाँ से बन रहा है म्यू नोट बाय 2R एंड यहाँ से बन रहा है √3 म्यू नोट बाय 2R। क्लियर है। अब देखो इन दोनों को स्क्वायर कर रही हूँ मैं, बाय 2 = 4R स्क्वायर प्लस 3 म्यू नोट बाय 4R स्क्वायर √ देखो 3 and 1 4 हो जाएगा, 4 म्यू नोट स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। ठीक है, तो ओके म्यू नोट बाय 2R। तो ये आपकी बी मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकली है सेंटर पे, उसकी वैल्यू आ चुकी है। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन है, आपको बायट सेवर्ट्स लॉ को यूज़ करके एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो वो जो सर्कुलर करंट लूप में के एक्सिस पर जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वही सेम इसमें करके दिखाना है आपको। ठीक है, 5 मार्कर का क्वेश्चन है, पार्ट 1 में पूछा गया है, कर दोगे। एक और क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट लिखनी है पहले बायट सेवर्ट लॉ की एंड उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके दिखाना है
for derive the expression for the magnetic field due to circular coil carrying current at a point along its axis वाला आपको जो डेरिवेशन थी वो करनी है एंड उसके बाद बताना है हाउ डज सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जब भी हम किसी सर्कुलर लूप से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करने लग जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जब भी हम किसी सर्कुलर लूप से करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और उस फील्ड की फिर बाद में जाके उस फील्ड की ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट डाल रहे हैं हम, क्योंकि करंट उसमें फ्लो कर रहा है एंड उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी वजह से कुछ उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। इसी वजह से हमारा जो सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।